ओके। सुभाष जी, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ी थियरीज जो स्टैंडर्ड 8 पर रिलेटेड है वो थोड़ी कुछ याद करेंगे हम। पहले सबसे पहले बात करेंगे सेगमेंट, रे एंड लाइन। तो लाइन तो आपको पता है अप टू इन्फिनिटी, लाइन एंडलेस होती है। ठीक है, अगर मैं किसी को यहाँ जैसे ए बी एज अ लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन को आप मेज़र नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ दैट अ पार्ट ऑफ पोर्शन, सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लाइन में से अलग कर दिया है, तो पार्ट ऑफ पोर्शन विथ टू एंडिंग पॉइंट्स as here C and D are two ending points, then I said that the CD is segment, it can be measured। तो सेगमेंट को डिनोट किया जाता है एक सीधी लाइन से जहाँ पर एरो मार्क नहीं होता। ये सब कुछ पता है हमें कि लाइन में एरो मार्क होता है। जैसे अगर सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट है तो इसे हम कहेंगे रे सीधी। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं जो हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ ली है। जैसे कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट की बात करें अगर, तो पॉइंट्स इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दे कॉल्ड कोलिनियर। क्यों 3 और मोर पॉइंट्स कहा गया है? बिकॉज दोस्त कि कोलिनियर पॉइंट, अगर कोई 2 पॉइंट की बात की जाए तो कोई 2 पॉइंट में से तो ऑलवेज अ लाइन पास होगी ही डेफिनेटली। बट अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो उस पॉइंट्स को मैं कहूँगा कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर ए बी सी ये तीनों लाइन एल पर है तो मैं कह सकता हूँ ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये एक लाइन पर नहीं है तो मैं कहूँगा ये कोलिनियर नहीं है। तो दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ रहे हैं एंगल्स। एंगल किसे कहते हैं भैया? तो कॉमन सी बात है, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मतलब सपोज कोई रे ओ ए एंड इसी ओरिजिन में से दूसरा अगर रे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ओ बी, तो ये दोनों रे कोई एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट में से फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर ये कॉमन ओरिजिन पॉइंट में से फॉर्म हो रहे हैं मतलब इसके एंडिंग पॉइंट एक कॉमन है, तो मैं बताऊंगा इन दोनों रे से जो बन सकता है वो है एंगल। यहाँ बन रहा है एंगल ए ओ बी। ठीक है, टाइप ऑफ, ये भी हम 8 में पढ़ चुके हैं कि भाई एंगल कैसे बनता है। अभी जो इसमें देखना है हमें टाइप ऑफ एंगल्स, जिसमें से भी कुछ टाइप्स हम 8 में पढ़ चुके हैं, वही हमें एक्सरसाइज 6.1 में देख रहा है। सबसे पहले अगर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल वगैरह की बात करें तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं भैया? तो एक्यूट एंगल मतलब जिस एंगल का मेजर बिटवीन 0 to 90 हो। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये ओ ए एंड बी। सपोज ये एंगल एक्स बन रहा है तो यहाँ पर एंगल एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन 90 होगा। अगर ये एग्जैक्ट 90 हो रहा है मतलब ये एल शेप बना रहा है तो ये होगा राइट एंगल। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि राइट एंगल में एग्जैक्ट एल, यहाँ पर भी एल बन सकता है, यहाँ पर भी एल बन सकता है, यहाँ पर भी एल बन सकता है। तो अगर अगर मैं यहाँ पर बना भी रहा हूँ तो यहाँ से आप कंप्लीट एंगल की थियरी को भी समझ पाओगे कि एक्चुअली ये जो बनता है ना ये पूरा यूनिक सर्कल होता है। यहाँ भी एक राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ भी एक 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री। यानी ये जो एंगल होता है अगर मैं क्लॉकवाइज कैलकुलेट करूँ इसे तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी टोटल 360 होता है जब एक कंप्लीट एंगल
कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर उसी पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर मैं एंगल मेज़र कर रहा हूँ तो उसे मैं कहूँगा कंप्लीट एंगल। राइट एंगल किसे कहूँगा? जब x इज इक्वल टू एग्जैक्ट 90 डिग्री है। अगर 90 से बड़ा है, मतलब ये जो एल शेप बन रहा है, ये एल शेप में एल वाला जो आर्म है वो आगे जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ये बन रहा है ए ओ बी। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहेंगे? सपोज ये एंगल एक्स है, देन एक्स का मेजर 90 से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा। इफ इट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 देन द एंगल इज नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल। अभी आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होता है, वैसे रिफ्लेक्स एंगल सपोज मैं यहाँ पर एंगल ए ओ बी बना रहा हूँ, तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे? तो यहाँ सपोज कि ये बन रहा है 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब इस एंगल को छोड़कर बाकी का जो एंगल बन रहा है वो हो गया रिफ्लेक्स एंगल। मतलब कि पूरे कंप्लीट एंगल में से दोस्त, पूरे कंप्लीट एंगल में से मैंने ये 60 माइनस करना है, तो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल का जो मेज़र होगा वो होगा ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट 180 बन रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर एल बना लिया था, ये जो 90 डिग्री था, अगर मैं इस ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ सच दैट ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, देन ये जो पूरा एंगल बन रहा है वेर एक्स इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री, तो ये बनेगा आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया कि 4 राइट एंगल बन रहे हैं अगर, और टोटल 360 हो रहा है, तो मैं उस एंगल को कहूँगा कंप्लीट एंगल। अभी थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल हमने देख लिया, उसके बाद देखते हैं रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स when it is called supplementary angles, complementary angles, adjacent angles, linear pair of angles. अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो when sum of two angle is 90 degree, then these two angles are complementary to each other. ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मेजॉरिटी राइट एंगल ट्राइंगल में, जहाँ पर सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी ये 90 डिग्री है। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो बाकी आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों एंगल का सम, एंगल सी एंड एंगल ए, इन दोनों का सम होगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन आई कैन से दैट एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल सी। अभी बात कर रहे हैं आगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कब बनेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स? तो मैं कह सकता हूँ व्हेन सम ऑफ टू एंगल
is 180 degree, then the angles called सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कहाँ देखने को मिलेंगे भैया? तो ये देखने को मिलेंगे आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में। ये जो हम आगे बढ़ने वाले हैं अभी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अभी देख रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ये एडजेसेंट एंगल्स किसे कहेंगे? तो एडजेसेंट एंगल मतलब दैट इफ टू एंगल्स हैव अ कॉमन एंडिंग पॉइंट, मतलब अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों, एंगल ए ओ बी, तो यहाँ एंगल ए ओ बी के लिए ओ है, इसका वर्टेक्स है। अगर कोई दो एंगल बन रहे हैं जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो, सपोज तो यहाँ से भी मैं एक ओ सी रे बना रहा हूँ जिससे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स है। तो इफ टू एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, यानी एक कॉमन आर्म भी हो उसका। एंड द सेकेंड कंडीशन दैट द नॉन कॉमन आर्म्स, जैसे ओ ए एंड ओ बी आर नॉन कॉमन आर्म्स, आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तब मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ दोस्तों कौन से दो एंगल एडजेसेंट एंगल है? तो मैं कहूँगा एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स, जिसका कॉमन वर्टेक्स है ओ, कॉमन आर्म है ओ सी, ठीक है। और इसी एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 हो रहा है, मतलब कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है दोस्त, समझ रहे हो सुभाष जी, कि अगर ये नॉन कॉमन आर्म है ओ ए एंड ओ बी, ये नॉन कॉमन आर्म अगर एक लाइन बना रहे हैं, मतलब ये दूसरा जो नॉन कॉमन आर्म है वो यहाँ पर है सपोज, तो ये एक ही लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इफ नॉन कॉमन आर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसमें क्या होगा दैट इफ द नॉन कॉमन आर्म of adjacent angles make a line, then the angles are linear pair of angle। मतलब जैसे मैंने कहा आपको कि जो नॉन कॉमन आर्म है, इसी फिगर में मैं ओ ए को इस तरफ स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, ओ ए को इस तरफ ले जा रहा हूँ सच दैट ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन बने। तो ये ओ सी जो इसका कॉमन आर्म होगा, यहाँ ओ ए एंड ओ बी है। तो दोस्तों यहाँ ए ओ सी एंड बी ओ सी, ये दोनों एक एडजेसेंट एंगल तो है ही, लेकिन इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जैसे ओ बी एंड ओ ए आर नॉन कॉमन आर्म्स, तो ये नॉन कॉमन आर्म है, ये बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो ये दोनों एंगल की जो पेयर है इसे कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और याद रहे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जैसे यहाँ पूरा एंगल होगा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बन जाए, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे हमने आगे पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल में, इन दोनों का सम 180 होगा। जब भी दो एंगल का सम 180 होगा तब मैं उस एंगल्स को बता सकता हूँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ भी याद रहे दोस्तों कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम 180 होगा, यानी ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। दूसरी बात ये बता दूँ कि सपोज मैं
यहाँ बना रहा हूँ, अगेन मैंने बना रहा हूँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ जो एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी बन रहा है वो बन रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, पहली बात मैं कह सकता हूँ ये एडजेसेंट एंगल्स भी है भैया, क्योंकि इसका एक कॉमन वर्टेक्स है दोनों एंगल का, कॉमन आर्म है एंड नॉन कॉमन आर्म है, वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। But all adjacent angles may not be linear pair of angles। मतलब कि सपोज मैंने यहाँ पर एडजेसेंट एंगल बनाया, मैं इसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं बोल सकता दोस्तों, ठीक है। ये सिर्फ एडजेसेंट एंगल है, मतलब ये बट ये है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी है, एडजेसेंट एंगल भी है। अगर मैं इसी ओ सी को आगे एक्सपैंड कर रहा हूँ, जैसे दो लाइन को इंटरसेक्ट करवा रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ भी 180 बनेगा। अब ये कॉमन सी थियरी है, समझ रहा हूँ कि सपोज कि ये 70 है, सॉरी ये 70 है, तो यहाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, पूरा तो स्ट्रेट एंगल है, इन दोनों का सम तो 180 होना है। अगर ये 70 है तो डेफिनेटली ये 110 होगा। तो यहाँ भी दोस्त एक लाइन बन रही है, तो ये दोनों भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल हुए। तो अगर ये 110 है तो ये 70 होगा। यहाँ भी एक लाइन बन रही है, ये दोनों भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे, या फिर ये दोनों भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं। तो अगर ये 70 है तो ये भी 110 होगा। तो ये जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, यहाँ पर जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं, यानी इसमें क्या बन रहा है कि दो अपोजिट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं दोस्त। तो ये दो अपोजिट एंगल जो इक्वल आ रहे हैं, इनको मैं बोलूँगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कब बनेंगे? जब भी कभी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो दोनों अपोजिट एंगल है वो ऑलवेज इक्वल ही होंगे। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके इंटरसेक्शन से जो दो अपोजिट एंगल बनते हैं वो ऑलवेज इक्वल। क्यों इक्वल होते हैं और कैसे इक्वल होते हैं, ये सुभाष जी हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो थियरीज हमें पढ़नी थी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने के लिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देन एडजेसेंट एंगल्स, देन एक्यूट, ऑब्टूज, राइट एंगल किसे कहते हैं ये हमें पता है, वो हमने क्लियर कर लिया। अभी हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। जस्ट अ मिनट, या जिसमें बताया गया है दैट इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट ओ। फिगर पर ही ध्यान रखना है, फिगर ही समझना है दोस्त। ये ए बी एंड सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो जैसे फिगर बन रही है सुभाष जी, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो ये बात ऑलवेज ध्यान रखनी है कि भैया फिगर समझना है। आपने जो थियरी पढ़ी है, जैसे यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मुझे पता है कि जितना ए ओ सी होगा उतना ही बी ओ सी होगा, जितना ए ओ डी होगा उतना ही उसका अपोजिट एंगल बी ओ सी होगा। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताया गया है कि इफ़ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यहाँ से कोई तीसरा रे जा रहा है,
इन दोनों का सम है 70. इट इज़ गिवन दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 एंड BOD 40 है एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40. देन फाइंड BOE. आपको BOE यानी ये वाला फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE. तो जैसे आपको पता है यहाँ कि BOD इज इक्वल टू 40, आपको यहाँ इन दोनों का सम दिया है 70. अगर BOD 40 है तो AOC भी 40 होगा, बिकॉज ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है. तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर दैट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. As here angle BOD is equal to 40, then I can say that angle AOC is also equal to 40. क्यों? तो भैया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. तो ये AOC इज इक्वल टू 40 होगा डेफिनेटली अगर BOD 40 है. पहली बात. अब मुझे बताया गया है कि AOD प्लस BOE 70 है. देन यहाँ से मुझे BOE मिल जाएगा दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70. AOC है 40 प्लस BOE जो मुझे फाइंड करना है इज इक्वल टू 70. देन हियर एंगल BOE इज इक्वल टू 70 प्लस 40. इक्वेशन किस तरफ जाएगा? माइनस होगा. देन एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 विच इज़ 30. तो चलो यहाँ एंगल BOE मिल गया विच इज़ 30. नाउ रिफ्लेक्स ऑफ COE फाइंड करना है आपको. BOE तो मिल गया, अब COE पहले तो कैसे फाइंड करेंगे? तो भैया ये तीनों एंगल एक ही लाइन पर है. देखिए सुभाष जी, एंगल AOC, COE एंड BOE एक ही लाइन पर है, तो इन तीनों का सम होगा 180. मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180, जिसमें AOC है मेरे पास 40, COE जो मुझे फाइंड करना है, BOE मेरे पास है 30 इज इक्वल टू 180. तो 40 प्लस 30 ये होगा 70. एंगल COE प्लस 70 इज इक्वल टू 180. प्लस 70 इक्वेशन के उस तरफ जाएगा, ये होगा नेगेटिव. 180 माइनस 70 जो कि होना है 110. तो COE मिला 110. आपको इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है. ये COE है दोस्त, ये जो मैं बता रहा हूँ. इसका रिफ्लेक्स मतलब यहाँ से ये जो डॉट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का एंगल, मतलब 360 में से मुझे 110 माइनस करना पड़ेगा. तो रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 ये होगा 250 डिग्री. यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 ये क्लियर हो रहा है. ओके, यहाँ तक रखेंगे सुभाष जी आज. आगे देखेंगे नेक्स्ट में. टिल देन टेक केयर.